नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +1 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, अपना टॉपिक था n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र और इसके अंदर अपने फॉर्मूला जो है आरसीएम वेक्टर का वो कल व्युत्पन्न कर चुके हैं। आरसीएम वेक्टर का फॉर्मूला आपने लिखा था आरसीएम वेक्टर इक्वल समीशन एम आई आर आई वेक्टर 1 से लेकर के n तक अपॉन कैपिटल N। तो ये हमारे पास में क्या है, आरसीएम वेक्टर जो है उस आरसीएम वेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आरसीएम वेक्टर का फॉर्मूला अपने व्युत्पन्न कर चुके हैं। इस फॉर्मूले को यदि अपने कार्तीय निर्देशांकों में लिखना चाहें तो कार्तीय निर्देशांकों के लिए देखिए क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे कार्तीय निर्देशांक। कार्तीय निर्देशांक प्रयुक्त करने पर, तो कार्तीय निर्देशांक प्रयुक्त करने पर देखिए क्या आएगा। कार्तीय निर्देशांक प्रयुक्त करने पर आपके पास में एक तो आएगा आरसीएम, ये आएगा एक्ससीएम आई के प्लस वाईसीएम जे के प्लस जेडसीएम के। और इसी तरीके से आर वेक्टर जो अपना आएगा वो आएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। यदि अपने क्या करते हैं, इन फॉर्मूले को जो आपके पास में आरसीएम वेक्टर का फॉर्मूला है उसके अंदर यदि प्रयुक्त कर देते हैं तब देखिए क्या होता है। यदि इन दोनों समीकरणों को अपने कहाँ रख दें, इस समीकरण स्टार में रख दें, तो समीकरण स्टार में रखने पर आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में बनता है एक्ससीएम आई के प्लस वाईसीएम जे के प्लस जेड सी एम के। और किसके बराबर है भाई, ये बराबर है 1/n समीशन एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसके क्या है, ये बराबर है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये मान अपने इसकी जगह प्रयुक्त कर दिया और 1/n को अपने कहाँ रख दिया है, बाहर रख दिया है। और समीशन का मान 1 से लेकर के कहाँ तक लिख दिया हम लोगों ने, n तक लिख दिया है। ठीक है, अब अपने क्या करें, यदि तुलना करें दोनों समीकरणों की तो आपको मिलेगा एक्ससीएम देखिए यहाँ से कितना आएगा, एक तो आएगा 1/m, एक आएगा समीशन 1 से n, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा x, आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और x जो आप लोगों ने लिख रखा है इसका मान अपने कहाँ तक जाएगा, i जो लिख रखा है इसमें, ये आई कैप जो है तुलना की, तो इस तरफ आई कैप आ गया और इस तरफ भी क्या आ गया, अपना आई कैप आ गया। तो हमारा एक्ससीएम जो है वो किसके बराबर है, 1/m और x के बराबर है। देखिए x जो हम लोगों ने लिख रखा है ना, इस x के नीचे लिखता हूँ मैं i। देखना यहाँ ये बना i, ये भी i और ये भी i। तो ये जो आप लोगों ने फॉर्मूले लिख रखे हैं ये किसके लिए लिखे हैं, हम लोगों ने i के लिए लिखे हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखना है, एक बार के लिए आप लोग, ये r का फॉर्मूला है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, आर वेक्टर का फॉर्मूला है। अपने पास में आर वेक्टर की बजाय क्या लिखा हुआ है, आर आई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, आर के साथ में आई लिखोगे, तो यहाँ एक्स के साथ में क्या आएगा, आई आएगा, फिर वाई के साथ में आई आएगा और फिर जेड के साथ में भी क्या आएगा, आई आएगा। ये जो आई हम लोग लिख रहे हैं ना, ये आई के जे के वो नहीं है, ये अपने पास में आईवें कण के लिए, पहला कण, दूसरा कण, तीसरा कण, मतलब ये जो आई हम लोग लिख रहे हैं यहाँ हम लोग मान रखेंगे, आई का क्या रखेंगे, मान रखेंगे 1 2 3 4। और ये जो कैप के साथ में लिखे हुए हैं ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एकांक सदिश है। तो देखना आप लोगों ने जो ये लिख दिया है एक्ससीएम इक्वल 1/m, आई का मान 1 से n और x आई कैप, तो इसे आप लोग क्या लिखोगे, इसे लिखोगे एक्ससीएम इक्वल, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसे अपने जब लिखेंगे तो
आप लोग यहाँ क्या करोगे, इसके साथ में एक mi और है, ये देखना ये mi भी है इसके साथ साथ, तो यहाँ और कौन आएगा, mi भी आएगा, और वो mi जो है वो इस टर्म में भी अपने साथ के साथ आएगा। तो इस टर्म को आप लोग फिर क्या लिख दोगे, इसको लिख दो m1 x1 m2 x2 m3 x3, और आगे जब इसे सॉल्व कर दोगे तो ये बन जाएगा mn xn बटा कैपिटल M। और अगर कैपिटल M ना लिखो यहाँ क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 m4 m5 इस तरीके से मान आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग क्या लिखोगे, YCM, तो 1/m तो आना ही है, आपने क्या लिखा YCM, तो 1/m तो यहाँ से ही आएगा। फिर समीशन जो है इसके अंदर क्या आएगा, y आएगा, समीशन के अंदर क्या आएगा y, और कहाँ से मान कहाँ तक, i का मान 1 से लेकर के n तक, तो इसलिए साथ में क्या है इसके y i है। देखना तो ये आपके पास में सिर्फ क्या y, पर y के साथ में अपने नीचे क्या लिख दिया है, i लिख दिया। इसका मतलब i1 i2, मतलब ये y1 y2 y3 इस तरीके से आएगा। i का मान 1 2 3 4 अपने रखते जाएंगे। साथ में और कौन है इसके mi है, तो mi को भी अपने क्या कर दिया, साथ रख दिया। तो YCM जो आपके पास में बनाया वो देखिए आप लोग क्या बनाया, वो बनाए 1/m, यहाँ से आपने इसे क्या लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ जैसे ऊपर वाली को लिखा है, ये बना m1 y1 m2 y2 m3 y3, और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा mn yn, अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ZCM भी लिख सकते हो। ZCM लिखोगे तो 1/m तो आना ही आना है, समीशन एक ZI आएगा और एक MI आएगा, इसका मान 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक, तो ये बना ZCM इक्वल, इसे आप लोग क्या लिख दो, फिर इसकी तरह लिख दोगे m1 z1 प्लस m2 z2 m3 z3, और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा mn zn बटा कैपिटल M। ठीक है, ये मान जो है हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे अपने ये मान लिख रखे हैं उसी तरीके से आपके पास में ZCM का मान भी आ जाएगा। तो ये ZCM, ये YCM और ये XCM है। आप चाहो तो कैपिटल M की जगह क्या लिख सकते हो, M1 M2 M3 M4 M5 इस तरीके से रख सकते हो। देखना एक बार के लिए आपने इसे सोल्व किया है, अगर सीधा सीधा r को देखें तो r की जगह क्या आएगा, x i के y j के प्लस z k के, परंतु साथ में i है इसलिए सभी के क्या लगाए अपने i लगाया है, तो यहाँ पर किसके साथ में आया, ये i के साथ में है। और बिल्कुल लास्ट में अपने क्या लिखना पड़ेगा, mi लिखना पड़ेगा, जो mi यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और फिर अपने जब गुणाकों की तुलना करेंगे तो XCM आएगा, यहाँ से 1/m, ये xi और वो mi, तो ये क्या बना xi और mi बना। इसी तरीके से ये yi और क्या बना mi, और ये क्या बना zi और mi बना। ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक अपने पास में है दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, यदि दृढ़ पिंड की बात की जाए तो दृढ़ पिंड के अंदर देखिए अगर दृढ़ पिंड का द्रव्यमान के अंदर हम लोगों को देखना हो तो देखिए दृढ़ पिंड का द्रव्यमान अपने किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो दृढ़ पिंड के द्रव्यमान के लिए हमने लिखते हैं दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, अपना टॉपिक है दृढ़ पिंड का द्रव्यमान केंद्र। दृढ़ पिंड क्या होता है, तो दृढ़ पिंड के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। दृढ़ पिंड एक ऐसा पिंड होता है, यदि अपनी बात करें दृढ़ पिंड की, तो दृढ़ पिंड क्या होता है, एक ऐसा पिंड होता है जिस पर अपने बाह्य बल यदि लगा दें तो बाह्य बल लगाने पर भी क्या नहीं होगा, इसकी आकार और आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसके अंदर जो कण है उनके स्थिति सदिश जो है, इनकी जो स्थिति है इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो इसलिए आप मान सकते हो कि दृढ़ पिंड जो होता है इसके अंदर कण जो होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, दृढ़ पिंड में कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर द्रव्यमान का वितरण क्या मान सकते हैं अपने,
सतत द्रव्यमान वितरण मान सकते हैं कि द्रव्यमान जो है उसका वितरण हमारे पास में जो है वो किस प्रकार का है, वो सतत प्रकार का वितरण है। ठीक है, जैसे पहिया वगैरह हो गया या गतिपालक चक्र वगैरह हो गया, वो सभी अपने क्या मान सकते हो आप लोग, दृढ़ पिंड मान सकते हो। ठीक है, वरना आदर्श दृढ़ पिंड तो कोई होता ही नहीं है, अपने शुरुआत में बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो अपने क्या मान लेते हैं कि पिंड जो है इसके कण बिल्कुल पास पास है। यदि पिंड के कण पास पास है तो द्रव्यमान किस प्रकार का होगा, सतत द्रव्यमान वितरण होगा। ठीक है, तो यहाँ अपने पास में जो द्रव्यमान वितरण है ये क्या है, बिल्कुल सतत है। और अपने क्या कर लेते हैं, इसे खंडों में विभाजित कर लेते हैं और खंडों के द्रव्यमान क्या कर लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं। जो अपने पास में द्रव्यमान है उसे क्या कर लेते हैं, खंडों में विभाजित कर लेते हैं। और ये जो खंड है इनके द्रव्यमान अपने मान लेंगे और इनके स्थिति सदिश जो है, इन स्थिति सदिशों को भी अपने क्या करेंगे, मान लेंगे। तो ये द्रव्यमान मैंने आपको बता दिया कि द्रव्यमान जो है वो किस प्रकार से है, सतत प्रकार से। और ये भी मान लिया कि ये द्रव्यमान जो है वो किस में विभक्त है, ये द्रव्यमान अलग अलग खंडों में विभक्त है। ठीक है, इन खंडों का द्रव्यमान मान लेते हैं कितना है, डेल m1, डेल m2, डेल m3, डेल m4, डेल mn। ठीक है, ये अपने पास में क्या है, इन खंडों के अलग अलग द्रव्यमान है। इसके अलावा इनके जो स्थिति सदिश है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर और rn वेक्टर, ये अपने क्या मान लेते हैं, इनके स्थिति सदिश मान लेते हैं। तो ये अपने पास में क्या आ जाता है, इनके स्थिति सदिश और इनके द्रव्यमान खंड आ जाते हैं। तो इससे अपने पास में क्या होगा, इससे हमारे पास में जो दृढ़ पिंड है उसका स्थिति सदिश जो होगा उसका फॉर्मूला देखिए, दृढ़ पिंड के स्थिति सदिश का फॉर्मूला। तो दृढ़ पिंड के स्थिति सदिश के फॉर्मूले को लिखने से पहले अपने फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, जो फॉर्मूला आप लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था उसी फॉर्मूले की बात करेंगे। देखिए थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला लिखा था RCM इक्वल समीशन MI RI वेक्टर, और अपोन में क्या लिखा था, समीशन MI लिखा था 1 से n, और ये भी कितना था, 1 से n था। ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या लिख दिया था, कैपिटल M लिख दिया था। कैपिटल M का मतलब था पिंड जो है, इस पिंड का कुल द्रव्यमान। ठीक है, अब जब इनका द्रव्यमान जो है अपने अलग अलग मान रखा है, खंडों में विभक्त मान लिया है, तब इसका द्रव्यमान जो है, इसका स्थिति सदिश क्या आएगा द्रव्यमान के अंदर का, वो आएगा RCM वेक्टर इक्वल, ये आएगा समीशन 1 से, अब कण जो है उनकी संख्या दृढ़ पिंड में कितनी होगी, अनंत होगी। दृढ़ पिंड में तो कणों की संख्या अनंत होती है, तो अपने क्या लिखा है इसे 1 से अनंत और डेल MI, और साथ में क्या लिखेंगे, RI वेक्टर लिखेंगे। अपोन में क्या लिखेंगे, समीशन डेल MI और 1 से लेकर के अनंत। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें लिख दिया है। जहाँ आप लोगों ने MI लिख रखा था वहाँ हम लोगों ने क्या लिख दिया, डेल MI लिख दिया है। ठीक है, अब अपने पास में खंडों की संख्या क्या है, बहुत अधिक है, इसलिए अपने n की जगह क्या लिख दिया है, अनंत लिख दिया है। अब अगर ये कंडीशन होगी तो अपने पास में डेल m जो है वो क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। डेल m जो हमारे पास में है वो क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में कण जो है, इन कणों की संख्या किस ओर है, कणों की संख्या n जो है वो अनंत की ओर जा रही है। जैसे यहाँ n तक ली थी, यहाँ अपने कणों की संख्या कितनी ली है, अनंत की ओर ली है। तो अपने पास में ये जो द्रव्यमान है इसे आप क्या मान सकते हो, अलग मान सकते हो, टेंड्स टू 0 मान सकते हो। ठीक है, डेल MI जो है इसे आप लोग क्या कर सकते हो, टेंड्स टू 0 मान सकते हो। इस सिचुएशन के अंदर आपके पास में जो मान आ रहे हैं उन मानों को देखिए आप लोग क्या लिख सकते हो। अगर ये सिचुएशन यहाँ बनती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके पास में ये मान लिखा हुआ है, ये मान आपके पास में क्या लिखा गया है, आपके पास में लिखा गया है समीशन 1 से अनंत और डेल MI। इसे आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो समाकलन DM। इसे अपने क्या कर सकते हैं, अपने लिख सकते हैं समाकलन DM। और समाकलन DM का मतलब क्या हो गया, पिंड का कुल द्रव्यमान, और पिंड का कुल द्रव्यमान जो है वो कितना है, कैपिटल M है। पिंड का कुल द्रव्यमान अपने पास में कितना है, कैपिटल M है। इसी तरीके से यदि अपने और देखें इसे आगे, जैसे ये ऊपर मान लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है समीशन 1 से अनंत और डेल MI और RI वेक्टर। तो अब आपको ये जो मान लिखेंगे आप लोग इसे क्या लिख दोगे, इसे लिख दोगे समाकलन
आर वेक्टर और डीएम। क्या लिख दिया? समाकलन आर वेक्टर और डीएम, और इसका अपने क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो आई के, ये जो आई लिखा हुआ है ये आई तो आएगा नहीं, क्योंकि अब अपने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। समाकलन की लिमिट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये मान आपके पास में आ जाएगा। तो ये आर जो है ये तो सीधा क्या आ गया? आर वेक्टर आ गया। और ये जो समीशन एम आई जो है इसे आपने क्या लिख दिया? समाकलन डीएम लिख दिया। ये बन जाता है समाकलन आर वेक्टर डी एम। इसे अपने यहाँ यदि लिखें, इस समीकरण में ये मान आप लोग रख देते हो, तो आरसीएम वेक्टर जो आपके पास में वो देखिए क्या बनेगा। ये जो मान यहाँ पर आप लोगों ने लिख दिया है ये और ये मान, तो इसे तो अपने सीधा सीधा लिख देंगे 1/m। सीधा सीधा क्या लिख दिया? 1/m। समाकलन लगा दिया, और यहाँ आपने क्या लिख दिया? यहाँ लिख दिया आर वेक्टर डी एम। ठीक है, क्या लिख दिया? आर वेक्टर डी एम लिख दिया। तो आरसीएम वेक्टर जो है वो अपना किसके बराबर है? 1/m। आर वेक्टर डीएम जो है इसके समाकलन के बराबर है। इसे यदि आप लोग कार्तीय घटकों के अंदर लिखना चाहो तो कार्तीय घटकों के अंदर देखिए किस प्रकार से आप लोग इसे लिखोगे। कार्तीय निर्देशांकों के रूप में यदि अपने इसे लिखना चाहें तो अपने लिखेंगे कार्तीय निर्देशांकों में कार्तीय निर्देशांकों में, तो कार्तीय निर्देशांकों में देखिए आप लोग इसे क्या लिख दोगे? कार्तीय निर्देशांकों में अपनी जो आरसीएम ये जो मान लिखा गया है इसे हम लोग लिखेंगे एक्ससीएम से। किससे लिखेंगे? एक्ससीएम से। और किसके बराबर? 1/m और एक्स डीएम के बराबर। वाईसीएम किसके बराबर? 1/m और वाई डीएम के बराबर। इसी तरीके से ZCM किसके बराबर? 1/m Z डीएम के बराबर। तो ये जो तीनों समीकरण हम लोगों ने लिख दिए ये किसके अंदर आई है? ये आई है कार्तीय निर्देशांक घटकों के अंदर, XDM YDM ZDM। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, और 1/m जो है वो सभी के अंदर आ रहा है। यदि अपने ये मान करके चले कि पिंड जो है वो क्या है? बिल्कुल समांगी है, और समांगी पिंड है जिसका घनत्व कितना है? रो है। समांगी पिंड और घनत्व कितना है? रो है। तो द्रव्यमान का जो अल्पांश डीएम है, द्रव्यमान अल्पांश कितना होगा? द्रव्यमान अल्पांश डीएम जो है वो बराबर होगा किसके? रो डी वी के। किसके बराबर होगा वो? रो डी वी के बराबर होगा। यहाँ डीवी जो है वो डीवी क्या होगा? उस अल्पांश का आयतन होगा। ठीक है, यदि अपने ये मान करके चले कि पिंड जो है अपने पास में वो पिंड किस प्रकार का है? पिंड समांगी है, तो जो डीएम है वो किसके बराबर होगा? रो डी वी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने इसे मान सकते हैं। ये मान लिया अपना पिंड है, ये क्या है? पिंड है, और इसका द्रव्यमान कितना है? डीएम है अल्पांश का, घनत्व कितना है? रो, और आयतन कितना है? डीवी। स्थिति सदिश कितना है? इसका आर वेक्टर है, और ये इसका मूल बिंदु ओ है। घनत्व कितना है? इसका रो है। रो क्या है? इसका घनत्व है। तो अपने द्रव्यमान किसके बराबर होगा? रो डीवी के बराबर होगा। आप सभी जानते हो घनत्व किसके बराबर होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के। तो द्रव्यमान बराबर होगा घनत्व इंटू आयतन के। ठीक है, तो डीएम किसके बराबर है? रो डीवी के बराबर है। इस रूप में यदि आप लोग इसे लिखना चाहो तो सबसे पहले तो लिखा जाएगा किसको? आरसीएम वेक्टर को। आरसीएम वेक्टर आपके पास में ये है, इसे क्या लिखोगे? 1/m और समाकलन आर वेक्टर तो आना ही आना है, यहाँ आर वेक्टर आएगा, और आर वेक्टर के साथ में जो डीएम लिखा गया है, डीएम की जगह क्या लिख दोगे? रो डी वी लिख दोगे। क्या लिख दोगे? रो डी वी लिख दोगे। तो आरसीएम वेक्टर जो आपके पास में है वो बनेगा 1/m और समाकलन रो आर वेक्टर और डी वी। आर वेक्टर रो और डी वी, इसे अपने क्या कर देंगे? इसे कर देंगे एक्ससीएम बराबर 1/m समाकलन रो एक्स डी वी। आर की जगह क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा, और फिर वाईसीएम 1/m रो वाई डी वी। ZCM 1/m रो जेड डी वी। यानी जो मान आपके पास में लिखे गए हैं, ये जो मान है इसकी जगह तो ये आ जाएगा, इसकी जगह ये आएगा, और इसकी जगह ये आएगा। जहाँ x लिखा हुआ है x तो अपनी जगह रहेगा,
यहाँ y अपनी जगह रहेगा और z अपनी जगह रहेगा। एक टाइम सभी में आ रहा है, समाकलन सभी में आ रहा है, सिर्फ dm की जगह रो dv, इस dm की जगह रो dv और इस dm की जगह भी क्या रो dv लिख देना है। यानी ये जो dm आप लोगों ने लिख रखा है तीनों ही समीकरणों में या चारों समीकरणों में जहाँ आप लोगों ने dm लिख रखा है, उस dm की जगह कौन आ जाएगा, बस रो dv आपके पास में अलग से आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, किसी दृढ़ पिंड जो है उस दृढ़ पिंड के द्रव्यमान के अंदर का स्थिति सदिश मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो अपने इसका घटक जो है कार्तीय निर्देशांकों के रूप में जो लिखते हैं उसके रूप में लिखा है, और ये उसी कार्तीय निर्देशांकों के रूप में लिखा हुआ है किसमें, जब पिंड को अपने क्या मान करके चले, समांगी मान करके चले। यदि अपना पिंड समांगी है तो उसमें मान जो है अपने पास में इस तरीके से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अपने और नया टॉपिक देखते हैं, नियमित दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। जो नियमित दृढ़ पिंड आपके पास में है उनका द्रव्यमान केंद्र देखिए हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो अपना टॉपिक है नियमित पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। इन समीकरणों का समाकलन यदि कर देना, जो समीकरण हमने लिख रखी है चारों, तो इन समीकरणों का समाकलन करने पर अपने को क्या मिल जाता है, इन समीकरणों का समाकलन करने पर अपने संपूर्ण पिंड का द्रव्यमान केंद्र जो है वो ज्ञात हो जाता है। नया टॉपिक अपना है दृढ़ पिंड जो है उनका द्रव्यमान केंद्र, परंतु ये दृढ़ पिंड किस प्रकार के है, नियमित है। नियमित दृढ़ पिंडों का, नियमित दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्र, नियमित दृढ़ पिंडों का द्रव्यमान केंद्र। जो नियमित दृढ़ पिंड है उनका द्रव्यमान केंद्र देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। और इसके अंदर जो सबसे पहले दृढ़ पिंड दिया गया है वो है एक समान पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, एक समान पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र फर्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो है एक समान पतली छड़ का, एक समान पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र। ये अपना टॉपिक है एक समान पतली छड़ का द्रव्यमान केंद्र। तो अपने क्या करते हैं, एक समान पतली छड़ लेते हैं, एक समान पतली छड़ जिसका द्रव्यमान कैपिटल M मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो कितनी है, कैपिटल L है। ठीक है, और अनुप्रस्थ काट जो है उसे अपने क्या मानते हैं, बिल्कुल अरब मानते हैं, और ये भी मान लेते हैं कि इसे x अक्ष के अनुदिश रखा गया और किसी पॉइंट O जो है वो क्या है, उसका मूल बिंदु है जहाँ पर वो स्थित है। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम की सहायता से इसे समझते हैं कि आपके पास में एक पतली छड़ है, ये क्या है, एक पतली छड़ है। इस छड़ का द्रव्यमान मान लिया कितना है, कैपिटल M है। द्रव्यमान मान लिया इस छड़ का कितना है, कैपिटल M है, और लंबाई मान ली इसकी कितनी है, कैपिटल L है। तो कैपिटल L लंबाई है और कैपिटल M इसका द्रव्यमान है। इसे रखा गया है मूल बिंदु O पर, और ये जो इसकी लंबाई है ये कितनी है, L है। ये मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास है। मान लिया द्रव्यमान के अंदर तो अपने ज्ञात कर रहे हैं, मान लिया कि ये पॉइंट C जो है क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है। यहाँ एक अल्पांश लेते हैं, इस अल्पांश की बात करें तो इस अल्पांश की लंबाई मान लेते हैं dx है, और मान लेते हैं कि ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, ये मूल बिंदु से स्मॉल x दूरी पर अपने पास में स्थित है। ठीक है, स्मॉल x जो है उतनी दूरी पर ये अपने पास में मूल बिंदु जो है उससे दूर स्थित है। तो सबसे पहले तो अपने इसके अंदर ये मान लेते हैं कि छड़ जो है वो अनेक द्रव्यमान खंडों में विभाजित है, और स्मॉल x दूरी जो है वहाँ अपने एक अल्पांश मान रखा है। उस अल्पांश के द्रव्यमान की बात सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। देखिए अपने क्या कर रहे हैं, अपने ये मान करके चल रहे हैं कि अपनी छड़ जो है उसकी लंबाई कितनी है, छड़ की लंबाई कैपिटल L है। ये जो छड़ आप लोगों ने ले रखी है इसकी लंबाई हम लोग कितनी मान रहे हैं, इस छड़ की लंबाई हम लोग मान रहे हैं कैपिटल L, और मूल बिंदु O से कितनी दूरी पर स्थित है, ये जो अल्पांश ले रखा है ये dx अल्पांश, ये मूल बिंदु O से जो स्मॉल x दूरी है उस स्मॉल x दूरी पर अपने पास में ये मूल बिंदु से स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने ये जो छड़ इसकी है, इस छड़ का क्या करेंगे, जो dx अल्पांश है इस dx अल्पांश का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। मान लिया इस dx अल्पांश का द्रव्यमान कितना है,
m है। इसका अल्पांश जो है, इस अल्पांश का द्रव्यमान कितना है, dm है। यदि ये इसका द्रव्यमान है तो अपने ये द्रव्यमान किसके बराबर आएगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि छड़ की जो एकांक लंबाई है, इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है। यदि अपने इसे छोटे छोटे भागों में विभक्त कर ले और ये मान करके चलें कि कुल छड़ जो है वो कैपिटल L लंबाई की है और इसका द्रव्यमान जो है वो कितना है, कैपिटल M है, तो कैपिटल M अपॉन L, कैपिटल M अपॉन L, ये कैपिटल M अपॉन L जो है ये क्या है, ये इस छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ये क्या है, छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये क्या है अपने पास में, छड़ की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। छड़ की एकांक लंबाई को अपने किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो m अपॉन L इंटू क्या आ जाता है, dx आ जाता है। ठीक है, अब अपने मान लेते हैं कि इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो कहाँ है, वो C पर है, और द्रव्यमान केंद्र जो है इसका स्थिति सदिश जो है वो भी मान लेते हैं कितना है, xcm है। ठीक है, ये जो द्रव्यमान केंद्र C अपने ले रखा है, इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं कितना है, xcm है। ये जो पॉइंट C हम लोगों ने बना रखा है, ये पॉइंट C इसका द्रव्यमान केंद्र है, जो मान लिया कि कितनी पोजीशन पर स्थित है, xcm पोजीशन पर हमारे पास में स्थित है। तो अब अपने क्या कर देते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक कर देते हैं, 0 से L तक अपने इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन लिखेंगे एक तो xdm और एक अपने यहाँ भी क्या लिखेंगे, dm लिखेंगे। कितनी लंबाई के लिए समाकलन कर रहे हैं, 0 से L लंबाई के लिए अपने क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। तो ये तो इसका मान सीधा सीधा अपने पास में कितना आ जाएगा, कैपिटल M आ जाएगा L लंबाई के लिए। ये तो मान अपने पास में किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल M के बराबर आ जाएगा। तो xcm जो है वो अपना सीधा सीधा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/m और 0 से L xdm। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सीधा सीधा इसमें लिख दिया है। अब dm की बात करें तो dm की जगह देखिए अपने क्या लिखेंगे, dm की जगह लिखेंगे 1/m 0 से L, और जो dm अपने लिख रखा है, dm का मान आपके पास में है कितना, m अपॉन L और dx, m अपॉन L और dx। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने इसे तो बाहर लिखेंगे, तो ये m अपॉन m इंटू 1/L 0 से L और x dx बनेगा। तो m से m तो कैंसिल, ये बना 1/L और x dx 0 से L कितना, xcm। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका समाकलन कर देना है। xcm जो लिखा हुआ है, इसके आगे की जो टर्म है इसका अपने क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ जब आप लोग इसका समाकलन करोगे तो कितना आएगा, x² आएगा और 0 से L आएगा। कितना आएगा, x²/2 0 से L। समाकलन कैसे किया है इसका भी अपने जिक्र करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए आप लोग सीधा यहाँ से शुरू कर सकते थे इसे, ये जो लाइन मैंने लिख रखी है ना, xcm = 1/m 0 से L xdm, यहाँ से भी आप लोग शुरू कर सकते हो, क्योंकि नीचे जो टर्म लिखी हुई है समाकलन dm, उसका तो सीधा सीधा समाकलन जो है वो कितना होता है, कैपिटल M होता है। यानी उसका कुल मान जो है, समाकलन dm का जो कुल मान है वो किसके बराबर आता है, पिंड के कुल द्रव्यमान के बराबर आता है। यहाँ अपने इसे समाकलन की बात कर रहे हैं, इसे आगे सोल्व करते हैं पहले। तो लास्ट में जो समय बचेगा उसमें समाकलन बता दूँ आपको। xcm = 1/L, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाती है तो कितनी आएगी, L²/2, फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे 0, तो xcm बराबर कितना, 1/L गुणा L²/2। इससे ये कैंसिल और ये कितना आ गया, L/2 आ गया। यानी इसका द्रव्यमान के अंदर जो है वो कितनी दूरी पर स्थित है, वो मूल बिंदु से L/2 दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो पतली छड़ अपने ले रखी है, ये इसके एक सिरे से L/2 जो दूरी है, उस L/2 दूरी पर क्या प्राप्त होता है आप लोगों को, इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो छड़ है इसका द्रव्यमान केंद्र अपने को कहाँ मिलता है, इसका द्रव्यमान केंद्र मिलता है xcm = L/2 दूरी पर। ये L/2 जो दूरी है ये कहाँ से है, ये L/2 जो दूरी है इसकी इस सिरे से है, ये जो सिरा है इस सिरे से ये दूरी कितनी है, L/2 है। यदि इस O को मूल बिंदु माने, ये x ये y माने, तो मूल बिंदु O से ये कितनी दूरी पर स्थित है, L/2 जो दूरी है उस L/2 दूरी पर स्थित है। समाकलन के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज अपने इतना ही समय बचा है। तो ये समाकलन अपने कैसे किया है, तो ये समाकलन अपने किया है, इसकी जो पावर है इसे n मानते हुए, n का मान कितना लेते हुए, 1 लेते हुए, x की पावर n का जो समाकलन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, x की पावर n+1/n+1
प्लस सी लिखते हैं, पर समाकलन नियतांक अपने तब लगाते हैं जब अनिश्चित समाकलन होता है। यहाँ समाकलन निश्चित है 0 से L तक, तो समाकलन नियतांक तो आएगा नहीं, सिर्फ आपको इसका समाकलन करना है x की पावर n, तो x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। यहाँ x की पावर कितनी है, 1 है, कितनी 1, तो इसे लिखा x की पावर 1 प्लस 1, यहाँ 1 प्लस 1, तो x की पावर 1 प्लस 1 यानी 2, x की पावर 2 बटे 2, तो ये बन गया x की पावर 2 बटे 2। बचा हुआ इसका पार्ट जो आपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।